क्या लगता है क्या कारण है इसके पीछे कि लगातार जिस तरीके से जो मिसयूज हो रहा है, जो लॉज पावर देने के लिए बनाए गए थे, कहीं ना कहीं उनका मिसयूज हो रहा है? पुलिस ऑफिसर्स हैं, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग जी, या किसी और कारण की वजह से जो लीगल ओपिनियन का डिफरेंस आता है, उस वजह से कभी कभी गलत एफआईआर भी रजिस्टर कर देते हैं। बहुत से केसों में लड़कियां कहती है कि मुझे डिवोर्स तो देना ही नहीं है, मैं तो लटकाऊंगी। कि यदि कोई लड़की कानून को मिसयूज करे और अपने पति या उसके परिवारजनों पे झूठा मुकदमा दर्ज कराए, तो उसके लिए एक ऑफेंस या एक पेनल्टी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। ऑलमोस्ट हर केस के अंदर यही होता है कि भाई मेरे पे प्रेशर बनाया गया, मैंने प्रेशर में आके कि मेरी लड़की की शादी है, शादी अगर टूट गई तो मेरी समाज में बदनामी होगी, तो मुझे दहेज देना पड़ा। मोर और लेस यही केस होता है। नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। हमारे देश का संविधान आर्टिकल 14 के तहत जहां पर सारे लोगों को समानता का अधिकार देता है, वहीं जब हम बात करते हैं मैन और वुमेन के लॉज की, तो कहीं ना चाहते हुए भी हमें बात माननी ही पड़ती है कि जो लॉज हैं वो जेंडर बाइज्ड हो चुके हैं। जिस देश के अंदर पति को परमेश्वर माना जाता है, वहीं एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल लगभग 1 लाख मैरिड मेंस जो हैं वो सुसाइड कमिट करते हैं। आखिर क्या है इसकी वजह? किस तरफ जा रहा है देश? कैसे देश के अंदर पतियों की जो हालत है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इवन खुद पुरुषों के हाथ के ऊपर बात नहीं करना चाहते। इन्हीं सारी तमाम बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इन पर बात करने के लिए एडवोकेट अनुज चौहान जी, जो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले हमारा जो सवाल है बेसिक, जिस तरीके से देखा जा रहा है देश के अंदर लगातार पुरुषों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या होती है, फिर चाहे वो बेंगलोर का मुद्दा हो अतुल सुभाष का, या फिर मेरठ का सौरभ, और ये तो कुछ वो नाम है जो चर्चा में आ गए, सबके सामने आ गए, ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं। क्या लगता है क्या कारण है इसके पीछे कि लगातार जिस तरीके से जो मिसयूज हो रहा है, जो लॉज पावर देने के लिए बनाए गए थे, कहीं ना कहीं उनका मिसयूज हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे सर इसको? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास एक स्पेशल पावर होती है। आपने बात करी समानता की, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 के आगे है आर्टिकल 15, जिसमें पार्लियामेंट के पास, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सके विमेन के लिए। तो हमारी जो सरकार है उसने एक बहुत अच्छा प्रोविजन बनाया 498A IPC, जो डील करता है क्रूअल्टी विद द वाइफ, जो ऑफेंस है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ या उस व्यक्ति के जो रिलेटिव्स हैं वो उस महिला के साथ में क्रूअल्टी कमिट करते हैं, तो वह पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया। अब आईपीसी रिपील हो गया। 498A का जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है वो सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86 भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है, जिसमें क्रूअल्टी को डिफाइन करा गया है। अब बात यह आती है कि एक महिला जाती है, लॉ को यदि मिसयूज करने की वो कोशिश करती है, तो कुछ भी एलिगेशंस वो लिखाती है, और पुलिस 498A की जो धारा है उसको आग बंद करके इन्वोक कर लेती है। क्योंकि पुलिस ने ग्राउंड लेवल पे जो कंटेम्पररी शुरुआत का पीरियड है उसमें प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, इसीलिए एक गलत एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, जो कि देखा गया है बहुत से केसेस में। जब वो एफआईआर या उस एफआईआर में जो एलिगेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सामने जाती है, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ऐसी गलत एफआईआर्स को क्वाश किया हुआ है। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली बहुत सी जजमेंट्स हैं जिसमें यह समझाया है कि ये क्रूअल्टी क्या होती है। क्रूअल्टी डिफाइंड भी है, पहले एक्सप्लेनेशन में थी, अब सेक्शन 86 के अंदर है बीएनएस में। क्रूअल्टी का मतलब ये होता है एक ऐसा व्यवहार जो नंबर 1 जो वाइफ है खुद से
दहेज लेने के लिए जी गलत व्यवहार करना, ये क्रूअल्टी मानी जाती है। दूसरा, एक ऐसा व्यवहार जो कि एक लड़की को परसुएड कर दे, मजबूर कर दे सुसाइड कमिट करने के लिए। यदि एलिगेशन ये नहीं है कि दहेज उत्पीड़न किया, और एलिगेशन ऐसी भी नहीं है कि व्यवहार इस तरीके का था जिससे कि लड़की सुसाइड कमिट कर ले, तो यह धारा अट्रैक्ट नहीं होती। लेकिन इनवेरिएबली जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग जी या किसी और कारण की वजह से, जो लीगल ओपिनियन का डिफरेंस आता है, उस वजह से कभी कभी गलत एफआईआर्स भी रजिस्टर कर देते हैं। मतलब कि मेरा ये है कहने का कि जहां पर 498A इन्वोक नहीं होनी चाहिए थी, जी वहां पर भी 498A को इन्वोक कर दिया जाता है, हालांकि लीगली वो अट्रैक्ट नहीं होता ऑफेंस। इसीलिए लिटिगेशन बढ़ती है, कोर्ट्स में जाना पड़ता है उसकी क्वॉशिंग के लिए। लेकिन हर जो लड़का है, जो हर व्यक्ति है, वो इतना समर्थ नहीं होता बिल्कुल कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तक अप्रोच कर सके। काफ़ी लोग हैं जो मैजिस्ट्रेट के सामने जो ट्रायल चलता है उसी में हार मान जाते हैं। कुछ लोग लड़ते रहते हैं, उनके जीवन के जो गोल्डन पीरियड होता है, जो उनकी जवानी होती है, जो देखा जाता है कि यंग एज के अंदर लिटिगेशन शुरू होती है हस्बैंड वाइफ में, और 40-45 साल की उम्र तक भी किसी किसी केस में देखा गया है कि 20-20 साल की लिटिगेशन चली। जी डाइवोर्स की, डोमेस्टिक वायलेंस, 498A, ये एक पैकेज सा बन गया है। बिल्कुल यदि कोई व्यक्ति आता है कि भाई हमारे को डिवोर्स लिटिगेशन करती हैं, तो लड़की की तरफ से ये 3 केस बनते हैं। तो लड़की क्या करेगी? डोमेस्टिक वायलेंस का केस अलग डालेगी, 498A की जो कंप्लेंट है वो अलग कराएगी, और डिवोर्स का केस यदि वो देना चाहती है तो अलग डालेगी। बहुत से केसों में लड़कियां कहती है कि मुझे डिवोर्स तो देना ही नहीं है, मैं तो लटकाऊंगी। ऐसी भी परिस्थिति है। तो हमारा ये जो समाज है, ये समाज किस दिशा में जा रहा है कि ये लॉ मिसयूज हो रहा है। इसके लिए ज़रूरी है गवर्नमेंट का एक ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस करना कि यदि कोई लड़की कानून को मिसयूज करे और अपने पति या उसके परिवारजनों पे झूठा मुकदमा दर्ज कराए, तो उसके लिए एक ऑफेंस या एक पेनल्टी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। अब होता क्या है कि कोर्ट के अंदर लड़की जाती है, बहुत से केसेस में लड़के एक्विट भी हो जाते हैं, लेकिन लड़की का क्या हुआ? जब लड़का एक्विट हो गया, उसकी एलिगेशन सस्टेन भी नहीं कर पाई, या काफ़ी सारे केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट्स आई जिसमें बोला कि गया कि भाई ऐसी परिस्थितियों में जो ऑफेंस है वो अट्रैक्ट नहीं होता, तो लड़के को चलिए जस्टिस तो मिल गया, लेकिन जो उसका जवानी का गोल्डन पीरियड गया लिटिगेशन के अंदर, उसका कॉम्पेंसेशन कौन देगा? इस चीज़ के ऊपर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को विचार करने की ज़रूरत है, और एक स्ट्रॉन्ग कानून, जो कि आज की जो कंडीशन है जिसमें लड़कों के साथ में आप देखते हैं अतुल सुभाष का कितना दुख वाला इंसिडेंट था, ये दूसरा अतुल सुभाष ना बने कोई। इसके लिए ज़रूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत कानून लेकर आओ। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना है कि हमारे ही देश में कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर एक्चुअल में लड़कियों के साथ में क्रूअल्टी होती है। तो उस परिस्थिति को, मतलब जहां मिसयूज हो रहा है और जहां जेन्युइनली लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, एक बैलेंस को स्ट्राइक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। यदि लड़कियों के साथ कोई क्रूअल्टी करता है, शादीशुदा लड़की के साथ में दहेज उत्पीड़न होता है, या पति या उसके रिलेटिव्स उसको गलत तरीके का व्यवहार करते हैं कि वो सुसाइड कमिट कर ले, उसको परसुएट करें, तो ऐसी परिस्थिति में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी होनी चाहिए। लेकिन यदि लॉ का मिसयूज होता है तो लड़की के लिए भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रावधान आना चाहिए। आपने बात करी बहुत अच्छी की, जिस तरीके से हम समझाया, हमें मुझे लगता है कि शायद भी उसके बाद समझ में आई भी होगी। एक और जो बड़ा सवाल अब यहाँ से निकल के आया, दहेज उत्पीड़न की आपने बात करी। हमारे संविधान के अंदर दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्राइम है। कई बार देखा जाता है लड़कियां कॉल करती हैं, पुलिस में बताती हैं कि हमसे ज़बरदस्ती दहेज लिया गया, शादी हो गई,
कुछ सालों बाद कंप्लेन लिखवाई जाती है हमसे जबरदस्ती दहेज लिया गया है, ऐसे में पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है लड़कों को। मगर जहाँ पर दहेज अगर लेना क्राइम है तो वहीं दहेज देना भी क्राइम है। सिर्फ एक साइड एक्शन लिया जाता है उस पर, ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या समस्या आ रही है? पुलिस दोनों तर्कों को क्यों नहीं देख रही, दोनों पहलुओं की? अगर उन्होंने दहेज लिया, वो क्राइम है, आपने एक्शन लिया है वहाँ पर, तो लेकिन वहीं दहेज दिया भी तो है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जबरदस्ती ले लिया दहेज, घर में से जाए कोई किसी के पैसे निकाल नहीं लेगा। तो वहाँ पे क्यों नहीं सजा होती है? सिर्फ एक साइड को ही सजा हो रही है उसमें। देखिए, बात वही आ जाती है कि जब कोई व्यक्ति ये एलिगेशन लगाता है कि इन्होंने मुझसे दहेज की डिमांड करी जी, तो वो ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैंने खुशी से दहेज दिया। ऑलमोस्ट हर केस के अंदर यही होता है कि भाई मेरे पे प्रेशर बनाया गया, मैंने प्रेशर में आके कि मेरी लड़की की शादी है, शादी अगर टूट गई तो मेरी समाज में बदनामी होगी, तो मुझे दहेज देना पड़ा। मोर और लेस यही केस होता है। क्योंकि यदि व्यक्ति ये बोलेगा कि जी मैंने अपनी खुशी से दिया जी, तो केस ही नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, बिल्कुल है ना जी। लेकिन जब एफआईआर कराई जाती है तो एक मंशा होती है, इंटेंट क्या होता है कि दूसरे बंदे को फंसाना है लिटिगेशन के अंदर, केस के अंदर। तो उस हिसाब से उस कंप्लेंट को बनाया जाता है। अब बात ये आती है कि जो दहेज लेने देने की एलिगेशंस होती हैं, इससे निपटने का क्या उपचार है? एक मैं सजेशन देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी, कि यदि एक एफिडेविट मैंडेटरी कर दिया जाए शादी से पहले कि जी इतना पैसा एज ए गिफ्ट दिया, एक पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने इतना दिया, बिल्कुल अपनी इच्छा से यदि कोई करना चाहे, लड़के वाले भी, तो उसके अंदर वॉलंटरीनेस कि उन्होंने मजबूरी में नहीं किया, ये डिस्क्लोज पहले ही कर दिया जाए। यदि स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस में इस चीज़ को नेसेसरी कर दिया जाए तो ऐसे झूठे मुकदमों से आने वाले समय में बचा जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने 51,000 रुपये का सगन दिया, अब बाद में वही व्यक्ति एक झूठी कंप्लेंट दाखिल कर दे कि मेरे से 5,10,000 रुपये लिए झूठ, ठीक है जी। तो ऐसी झूठी कंप्लेंट से बचने का क्या तरीका है कि आप एक स्टैट्यूट लेकर आओ, उसमें प्रोविजन बनाओ और उसमें डिक्लेयर करना नेसेसरी हो जाए पार्टीज के लिए, शादी के में भी 15 दिनों में, 1 महीने के अंदर या 2 महीने में, कि जी हमसे इतने इतने पैसे जो है हमने एज ए गिफ्ट अपनी बहू को या अपना जो दामाद है उसको दिए। और दूसरा एक तरीका ये है, एक एग्रीमेंट होता है प्री नुपिटल एग्रीमेंट। प्री नुपिटल एग्रीमेंट होता है शादी से पहले एग्जीक्यूट होता है ये एग्रीमेंट। तो यदि प्री नुपिटल एग्रीमेंट को भी नेसेसरी कर दिया जाए, जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हों कि जी इन्होंने, लड़के की साइड ने एक भी रुपया लड़की से डिमांड नहीं किया, लड़की की साइड ने एक भी रुपया लड़के को नहीं दिया, तो ऐसी परिस्थिति में भी एक लड़के के पास स्कोप होगा बचने का कि यदि कल को लड़की की साइड जो है वो लॉ को मिसयूज करना चाहे या झूठा मुकदमा दहेज का डालना चाहे तो उससे बचा जा सके। तो इस प्रकार का कुछ, ये तो एक हमारी एक सजेशन है, इसको और भी हम पुख्ता तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें लीगल माइंड्स बैठ करके यदि और भी इसको कहते हैं ना कि निखारेंगे जी, बिल्कुल, तो एक अच्छा लॉ, एक अच्छा कानून बन सकता है। चलिए, एक सवाल और यहीं पे निकल कर आ रहा है बातों से, आपने जितनी बातें करी इतनी के अंदर 498 के अंदर एक चीज़ आती है जो क्रूएल्टी को लेकर बात हो रही है बार बार। क्रूएल्टी भी, अगर इसकी भी हम बात करें तो सिर्फ एक तरफा देखा जाता है। हमारे जो कानून है उसके अंदर लॉ, वही बात घूम फिर के आती है, लॉ है वो सबको समान अधिकार देता है, मगर कहीं ना कहीं जो लॉ है वो जेंडर बाइज्ड हो जा रहे हैं यहाँ पर। अगर वुमन कह रही है कि मैं मेंटली प्रताड़ित की जा रही हूँ, वहाँ पे सुना जा रहा है, मगर वहीं जो पुरुष है अगर उसको मेंटली प्रताड़ना की जा रही है, इमोशनली प्रताड़ित हो रहा है पुरुष, तो पुरुष भी मेंटली प्रताड़ित होते हैं, तो वो कहाँ जाए? उनके लिए कोई स्पेसिफिक कानून कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि दिया हुआ है। सर देखिए, लॉ जो होता है ना जी, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जी, हमारी सोसाइटी को जिस कानून की ज़रूरत है वह कानून गवर्नमेंट इनेक्ट करती है। अब जिस समय पर ये 498A की धारा इनेक्ट करी गई थी, उस समय पर एक्चुअल में, अब तो हम तो खैर बहुत यंग हैं, लेकिन यदि हम 80s में चले जाएं, 90s में चले जाएं, तो ये
दहेज उत्पीड़न इंडिया के अंदर बहुत तेजी से अपने पंख फैला रहा था, तो इसको निपटने के लिए, इसको कॉम्बैट करने के लिए एक कानून की ज़रूरत थी। ये कानून को इंट्रोड्यूस किया गया। अब उस समय पर यह कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो अच्छा था, फिर यह मिसयूज़ होने लगा। इनवेरिएबली पुलिस जारी है, कंप्लेंट होते ही लड़के के परिवार के सभी जनों को जिसका नाम है कंप्लेंट में, उसको अरेस्ट कर लेती है। बट हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत विजिलेंट है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगाई और गाइडलाइंस पास करी कि जो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस होते हैं, इसमें पुलिस ऑफिसर ऐसे ही आकर के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, उसमें प्रोसीजर्स बना दिए। तो अब जो ये मिसयूज हो रहा है कि लड़के के फेवर में कोई कानून क्यों नहीं है, मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक लॉ ऐसा बनाना चाहिए कि यदि मिसयूज हुआ कानून तो लड़की को इस प्रकार से पेनल्टी देनी पड़ेगी। साथ ही में कानून को पूरी तरह हटाना उपाय नहीं है, क्योंकि जब हम हमारे ही देश में दूसरे एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में चले जाते हैं और गाँव में, जिलों के अंदर घुसते हैं, तो वहाँ पर ये परेशानी आज भी एग्जिस्ट कर रही है। यदि इस कानून को ख़त्म कर दिया गया तो ये परेशानी और ज़्यादा अपने पंख फैला लेगी। जैसे पोलियो को जड़ से ख़त्म कर दिया, इस दहेज उत्पीड़न को भी जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो जब तक यह कानून है तब तक ये दहेज उत्पीड़न की जो समस्या है, इससे फाइट करने के लिए हमारे पास एक प्रावधान है। बट हमें एक पैरेलल लेजिस्लेशन की ज़रूरत है जिसमें प्रिस्क्राइब करा गया हो कि यदि लड़की कानून को मिसयूज़ कर रही है तो लड़की या उसके परिवार वाले भी अगर उसमें साथ दे रहे हैं तो उनको कॉम्पेंसेशन देनी पड़ेगी। एक सजेशन है, बिल्कुल, लड़के को कॉम्पेंसेट करो भाई, झूठा केस डालोगे तो। नंबर 2, इम्प्रिजनमेंट, कि यदि आप कोर्ट के अंदर झूठा मुकदमा डाल रहे हैं, पुलिस की जो मशीनरी है उसको अपनी झूठी एलिगेशंस पे कार्य में लेकर आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो जब ऐसा कानून इंट्रोड्यूस होगा तो लोगों के बीच में, समाज में एक डर आएगा कानून का, क्योंकि हमारे समाज में अच्छी बात क्या है कि रूल ऑफ लॉ है, कानून सबके ऊपर है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है। तो जब हम कानून को इंट्रोड्यूस करेंगे तो लोगों के बीच में डर आएगा। और मैं समझता हूँ कि जो लड़कों की यह परेशानी है, इससे भी यदि हम एक मन होकर के चलें और कानून की व्यवस्था को लेकर आएँ तो जल्दी ही छुटकारा पा लेंगे। आपने समझाया तो बहुत अच्छे से, मगर एक बात और जो सवाल निकल के आ रहा है, हम आपसे अंतिम सवाल लेना चाहेंगे एक तरीके से। ये लगातार जिस देश के अंदर, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, जहाँ पे एक शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, लोग सोच भी नहीं सकते डिवोर्स जैसी चीज़ को। इसलिए तलाक जो एक उर्दू शब्द है, हमारी हिंदी संस्कृति में तो डिवोर्स, तलाक कोई शब्द ही नहीं है इवन। तो ये जो तलाक, डिवोर्सेस हो रहे हैं, जो आज के टाइम अगर ऐसा कहा जाए कि एक बिजनेस ही बन गया है, चाहे कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हों, आए दिन हम सुनते हैं किसी ना किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटी का आज के टाइम में डिवोर्स हो रहा है, और डिवोर्स के बाद एलिमनी। और बड़े लोग तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बड़े सेलिब्रिटी, इसलिए वो आ जाता है हमारी नज़र में, पर कई सारे ऐसे लोग हैं, आपने पहले ही बताया कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, मगर उनका डिवोर्स हो रहा है, एलिमनी की जा रही है। तो क्या लग रहा है पीछे क्या कारण है? लालच बहुत बड़ा कारण है कि इसकी जो एलिमनी है, इसके चक्कर में डिवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, फेक केसेस लग रहे हैं। क्या विचार है आपके? देखिए, जो एलिमनी होती है उसको देने का क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया ये है कि मान लीजिए हस्बैंड है, वो एक बहुत अच्छा स्टेटस एंजॉय कर रहा है। अब लड़की जो है वो कंपैरेटिवली फाइनेंशियली उतनी साउंड नहीं है, तो कोर्ट ये कहता है कि भाई जब शादी करी थी उसने, तो हस्बैंड के साथ में जो स्टेटस एंजॉय कर रही थी, मोर और लेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इक्वल स्टेटस एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़की यदि अपने पति से अलग हो जाती है, मान लीजिए पति की ही गलती है और वो अलग हो गई, तो उसको हम डिवेस्टेशन में नहीं छोड़ सकते, है ना जी। बिल्कुल। तो इसीलिए कोर्ट ने जो क्राइटेरियाज है उनको फॉलो किया, और कोशिश यह रहती है कि हस्बैंड के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो उसकी इनकम है, जो उसका एसेट बेस है, वो अपने इनकम एफिडेविट के अंदर डिस्क्लोज करता है, उन सब चीज़ को कंसिडर करते हुए मेंटेनेंस को फिक्स किया जाता है। अब बात ये आती है कि बहुत सी लड़कियां इसको एक टूल करके भी इस्तेमाल कर रही हैं।
तो अभी ऐसा नहीं है। देखिए हमारे देश के कोर्ट्स ने काफ़ी ऐसी जजमेंट्स दी हैं, मतलब बहुत से हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी, जिसमें यह बताया गया है कि लड़की यदि पढ़ी लिखी है, काम करने के योग्य है, लेकिन आइडल बैठना चाहती है, तो कोर्ट उस बात को अप्रिशिएट नहीं करता। और ऐसी परिस्थिति में मेंटेनेंस कम भी की गई है और मना भी किया गया है। तो क्या लगता है सर, फिर हम आपसे जानना चाहेंगे एक लास्ट, आप भी क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट में, आपके पास बहुत सारे केसेस दिन में आते होंगे, तो क्या लग रहा है ऐसे कुछ केसेस जो आपके पास आते हो, कोई आप शेयर करना चाहें मेरे ऑडियंस के साथ, और फिर क्या किस तरीके से इनसे बचा जाए, एक लास्ट कर बताना चाहें थोड़ा। देखिए जहाँ तक केसेस से बचने की बात है, तो उसका तो तरीका ये है कि जो भी आप, यदि आपको लगता है कि आपके हस्बैंड और वाइफ के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन हो रहे हैं, तो हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि कोर्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स में डील करता है, कोर्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलता है। किसी से यदि आप गवाही भी दिलवाते हैं तो वो गवाही भी पहले डॉक्यूमेंट होती है। तो अपने डिफेंस को यदि आपको लगता है कि कोई परेशानी आ सकती है तो डॉक्यूमेंट करना शुरू करें, और खुदा ना करें कि भाई यदि ऐसी कोई परेशानी आ भी जाती है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने डिफेंस में कोर्ट में आप दिखा सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने जो इतनी जानकारी दी, महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप लोग देखे थे हमारे साथ जुड़े हुए थे लगातार एडवोकेट अनुज चौहान जी, जिन्होंने किन तरीक़ों से पहले ही एफिडेविट बनवा के और भी प्री नैप्स जैसे तरीक़ों से हो सकता है कि जो पुरुष हैं वो अपने आप को बचा सके, उनके खिलाफ जितने भी लगातार क्राइम हो रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी और भी खबरों के लिए और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पे इंस्टाफीड।